आइए शुरू करते हैं न्यूज पर का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अनोखी सजा की भी है। यूपी की मथुरा पुलिस पंजाब के अमृतसर में ढोल के साथ एक आरोपी के घर पहुंची और वहां माइक से अनाउंसमेंट भी की। दरअसल पुलिस ने बताया कि इस घर में रहने वाला सनी सिंह नाम का शख्स वृंदावन में एक पुजारी के घर पर चोरी का आरोपी है, लेकिन कोर्ट से वारंट जारी होने के बावजूद वो 7 महीने से पेश नहीं हुआ। ऐसे में उसे अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। लिहाजा आरोपी सनी के घर के बाहर मथुरा पुलिस ने ढोल बजाकर नोटिस चिपकाया और जल्द से जल्द पेश होने के निर्देश दिए। अगर वो पेश नहीं हुआ तो इस मकान की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सुनो, अभियुक्त सन्नी सिंह पुत्र बल्ली सिंह, मकान नंबर 62, गली नंबर 2, प्रेमनगर, धारा 384, 454 का मुलजिम है। गुजरात के भावनगर में लीलिया स्टेशन के पास एक वन विभाग के कर्मचारी की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल इसमें ये कर्मचारी एक शेर को महज लाठी के जरिए रेलवे ट्रैक से हटाता नजर आया, वो भी बिना किसी डर के। ये वीडियो सामने आने के बाद ये कर्मचारी वहां चर्चा का विषय बन गया। मध्य प्रदेश के सरकाघाट में कोर्ट ने एक अनोखी सजा सुनाई जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल लैब टेस्ट में नमकीन के सैंपल 2 बार फेल रहे थे, लिहाजा कोर्ट ने दुकानदार को 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और पूरे दिन कोर्ट में खड़ा रहने की सजा भी सुनाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के मुताबिक दुकानदार की ओर से जो नमकीन बेची जा रही थी उसमें सल्फर ऑक्साइड की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई थी। केरल के मलप्पुरम जिले के तिरूर में एक महोत्सव के दौरान हाथी अचानक उखड़ गया। ये पूरा वाकया एक मंदिर में सालाना उत्सव का था। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ हाथी वहां लाइन लगाकर खड़े थे, फिर अचानक एक हाथी ने सामने खड़ी भीड़ पर हमला कर दिया जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कड़ाके की सर्दी के बीच पुलिस ने एक अच्छी पहल की। दरअसल वहां पुलिसकर्मियों ने सड़क पर घूमने वाले बेजुबानों के लिए रात के समय अलाव जलाए और उनके खाने की व्यवस्था भी की। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली समेत उत्तर भारत में सर्दी के सितम से जुड़ी है। इन दिनों पूरे उत्तर भारत में ठंड से उत्तर भारत ठिठुर रहा है। उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार, हर राज्य में ठंड की ठिठुरन से कोहराम मचा है। हालांकि राजधानी को तेज हवाओं ने कोहरे से कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन ठिठुरन को बढ़ा दिया है। वहीं पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल और कश्मीर में ये मौसम वरदान साबित हो रहा है। यहां बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन सर्दी यहां भी जारी। ऐसे में जरूरी है कि ठंड के कहर और उससे बचाव को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। सुबह के वक्त कहीं हल्का तो कहीं घना कोहरा देखने को मिलता है। इसका असर ट्रेनों से लेकर फ्लाइट्स की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। हल्की और ठंडी हवाएं भी दिल्ली में ठंड बढ़ा रही हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी और साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो मैदानी इलाकों में राजधानी दिल्ली समेत साफ देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास पिछले कई दिनों से बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि 17 डिग्री तक घट गया था, 15 से 17 डिग्री आ गया था, वो अनुमान है कि अब शायद 20 डिग्री तक पहुंचेगा, यानी दिन के वक्त में लोगों को राहत मिलेगी। राजधानी दिल्ली में क्या हालात हैं सुबह के? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और सुबह के वक्त विजिबिलिटी तकरीबन 5:30 बजे के आसपास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 0
दर्ज की गई थी। और साथ ही साथ जो ओपन एरियाज हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा फॉग था। आप देखिए, आप यहां से राष्ट्रपति भवन चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन फॉग और साथ ही साथ स्मॉग, क्योंकि AQI भी दिल्ली का 300 के पार बना हुआ है। हालांकि आज सुबह से तेज हवाओं के चलते दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज कुछ बदला नजर आया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच हवाओं ने कोहरा भले ही कम कर दिया हो, लेकिन देश के कई मैदानी इलाकों में कोहरे का असर खूब दिख रहा है। सर्दी के सितम से कोहरे का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी गिर गई है और रात के वक्त सफर मुश्किल हो गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राजधानी लखनऊ में ठंड का कहर जारी है। ठिठुरन इस कदर है कि सुबह निकलना बेहद मुश्किल सा हो गया है और उसके बाद कोहरे की चादर, लो विजिबिलिटी लेवल, इन सारी चीजों को अगर मिला दें तो बाहर निकलने वाले लोगों के लिए एक संघर्ष भरी सुबह और रात देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान लखनऊ का 7 डिग्री तक पहुंच गया है और आने वाले दिन में और गिरावट होने वाली है। मौसम विभाग ने अभी ठंड और कोहरा जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम के जानकारों के मुताबिक 3-4 दिनों बाद मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। 10 से 12 जनवरी के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। इसके कारण दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद कोहरे से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ठंड बरकरार रहेगी और 10 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देखिए, अभी क्या है कि अगर आप सुबह के टेम्परेचर्स की बात करें, सुबह के टेम्परेचर तो सामान्य के पास ही है, वही 8 और 10 के बीच में रहने वाले हैं। लेकिन दिन के टेम्परेचर्स हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स है, वो सामान्य से कम है और इसके लिए जो आज के लिए हमारा कोल्ड डे का भी वार्निंग है और इसके साथ हवा भी तेज चल रही है, जिसके कारण हमें ऐसा फीलिंग आ रहा है। लेकिन जनरली ये है कि आज के बाद ये टेम्परेचर्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह भी क्या है, सुबह के टाइम डेंस टू वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रहा है। डेंस फॉग हम तब कहते हैं जब विजिबिलिटी है वो 50 से 200 मीटर होता है और वेरी डेंस तब कहते हैं जब विजिबिलिटी 50 से कम होता है। बिहार के कई इलाकों में घने कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही पर असर दिख रहा है। बोधगया का महाबोधि मंदिर भी घने कोहरे के आगोश में घिरा नजर आया। यूपी के सीतापुर में तो ठंड और कोहरे की धुंध ने लोगों को परेशान कर दिया है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों को देखा जा सकता है। धुंध की चादर ने पूरे स्टेशन को अपने आगोश में लपेट रखा है। प्लेटफॉर्म के पास खड़े लोगों को मुश्किल से देखा जा सकता है, लेकिन भारी कोहरे की वजह से रेल की पटरियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं। पिछले 4 दिनों में घने कोहरे के कारण ट्रेनों और उड़ानों में देरी से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं साल के पहले हफ्ते में हाड़ कपाने वाली ठंड ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। फिलहाल उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में वहां शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं दिल्ली वालों के लिए अगले 3-4 दिन सर्दी के सितम से राहत लेकर आ सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 10 तारीख से, जिसका प्रभाव पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा। उसके साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जो हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से भी आएंगी, दोनों का इंटरेक्शन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेगा, जिसके कारण हमारा अनुमान है 11-12 को इवन एनसीआर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सारी जगह पे, हिमालय पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल रहेगा। प्लेन्स पे लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान। वहीं पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड हो या हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर, यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर के आगोश में हैं। शिमला के कुफरी हिल में हुई ताजा बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरों की चमक बढ़ा दी है। बर्फ के सहारे यहाँ कोई पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई उतरने की। यहाँ पर्यटकों को याक की सवारी करना खूब रास आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। कल से कुफरी में काफी स्नो हुई है और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और पूरे परिवार सहित बहुत एंजॉय किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज लेके जा रहे हैं कि जरूर आइएगा। हर किसी को एक सपना होता है कि गिरती हुई बर्फ देखे और बर्फ में खेले,
तो इसको पूरा करने के लिए आप जरूर आइएगा। हिंदुस्तान का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ का समंदर नजर आ रहा है। पहाड़ हो, घर हो, होटल हो या फिर गाड़ियां, सभी बर्फ की मोटी चादर से ढक चुके हैं। आलम यह है कि बिजली के तार, लाइट पोल, पेड़ और उनकी डालों पर भी बर्फ की परत दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में शुक्रवार से एक बार फिर फ्रेश स्नोफॉल का दौर शुरू होने वाला है। बर्फबारी के बीच पर्यटकों को कोई असुविधा न हो, प्रशासन की ओर से इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। कश्मीर में मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार की बर्फबारी की जो चेतावनी जारी की थी, वो बर्फबारी अब थम गई है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। जितना आसमान खुलेगा, खुली धूप दिन में निकलेगी, उतना ही रात के दौरान जो है पारा जो है लुढ़क जाएगा और कड़ाके की ठंड की लहर की शुरुआत अब पूरे कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिलेगी। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि अगर बुधवार की बात की जाए, रात का तापमान -6 तक जा सकता है श्रीनगर में, जबकि पर्यटन स्थलों जैसे गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में तापमान -10 डिग्री तक जा सकता है। जाहिर है कि ये ठंड जो है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और लोगों के लिए दिक्कतें पैदा करेगा। मौज मस्ती के बीच सैलानियों से खचाखच भरे गुलमर्ग में उस वक्त हलचल मच गई जब कोंगडोरी हाइट्स पर एवलांच शुरू हो गया। हिमस्खलन की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई सहम गया, लेकिन गनीमत रही कि इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल सर्दी की ठंडी हवाएं शरीर पर सीधा वार करती हैं, ऐसे में कुछ बीमारियों का जोखिम अधिक बढ़ता है। डॉक्टरों की माने तो ये परेशानियां ठंड में हुई लापरवाही के चलते होती हैं। ऐसे में ठंड से बचाव बेहद जरूरी है। गर्म कपड़े जैसे जैकेट, स्वेटर, मफलर और दस्ताने पहनें। अलाव या हीटर का उपयोग करें, लेकिन वेंटिलेशन का ध्यान रखें। ठंडी हवाओं से बचने के लिए सिर और कान ढक कर रखें। गर्म पानी पिएं और नियमित अंतराल पर हल्के गर्म भोजन का सेवन करें। ठंड से बचाव के लिए उचित आहार और लाइफस्टाइल में बदलाव भी जरूरी है। अब सवाल है कि आखिर ठंड में सबसे ज्यादा किन बीमारियों का खतरा रहता है, क्या है इनके लक्षण और कैसे करें बचाव। विंटर्स में बेसिकली जो हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बाहर की तरफ स्किन में जाता है, सर्दी के वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जो ब्लड प्रेशर के साइड इफेक्ट्स रिलेटेड, जैसे ब्रेन में स्ट्रोक के कंडीशन बढ़ जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, और जो भी पेशेंट्स ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि विंटर्स में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बढ़ानी चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि ठंड के कहर और उससे बचाव को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देहरादून से अंकित शर्मा, लखनऊ से समर श्रीवास्तव, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और श्रीनगर से अशरफानी। गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से तुरंत मिलने का समय मांगा। मतदाता सूची में वोटरों के नाम जोड़ने और काटने का उठाया है मुद्दा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयकों के लिए गठित जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति ने दिल्ली में अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में एनडीए सांसदों के साथ साथ प्रियंका गांधी और विपक्षी दलों के दूसरे नेता भी शामिल हुए। कानून मंत्रालय की तरफ से जेपीसी के सदस्यों को पढ़ने के लिए नीले सूटकेस में 18,000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। बैठक में एनडीए के सदस्यों ने इन बिलों की अवधारणा की सराहना की, जबकि प्रियंका समेत विपक्षी सांसदों ने विधेयक को असंवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे का उल्लंघन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन हब समेत करीब 65,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। अपने विशाखापट्टनम दौरे में पीएम ने एक रोड शो भी निकाला, जिसमें सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहे। कटरा बनिहाल रेल रूट पर हाई स्पीड ट्रेन का आखिरी ट्रायल भी सफल रहा। इस ट्रायल के तहत कटरा से महज 90 मिनट में ट्रेन बनिहाल पहुंच गई।
ट्रायल के दौरान ही इंडियन रेलवे ने इतिहास रच दिया। मुश्किल भरे उतार चढ़ाव वाले रूट पर भी ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। इस ट्रायल के सफल रहने के बाद अब जल्द दिल्ली से श्रीनगर तक सीधे रेल कनेक्शन भी जोड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी फिल्म इमरजेंसी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसके लिए प्रियंका गांधी को भी न्योता दिया गया है। ये जानकारी खुद कंगना रनौत ने दी। उनके मुताबिक वो प्रियंका से संसद में मिली थी। इस दौरान कंगना ने उनसे कहा था कि उन्हें फिल्म इमरजेंसी जरूर देखनी चाहिए, उन्हें ये फिल्म पसंद आएगी। बताया गया कि इसके जवाब में प्रियंका ने कहा कि वो शायद इसे देखें। I actually met Priyanka Gandhi ji in the parliament and the first thing I told her, I said आपको emergency देखनी चाहिए। तो she was very gracious. She said, you know, yeah, maybe. I said, you will quite like it. मध्य प्रदेश के इंदौर में खुलेआम तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाना एक महिला को भारी पड़ गया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपी महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों की गिनती बदमाशों में भी होती है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आइए आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी बंगले को लेकर आमने सामने है। आज से ठीक 1 महीने बाद दिल्ली में चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की कमान कौन संभालेगा। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को पटखनी देने के लिए हर सियासी पैतरा आजमा रहे हैं। जहां बीजेपी केजरीवाल के आवास को लेकर आरोप लगा रही है, तो आज आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री आवास की तरफ मीडिया के साथ पहुंचने की जद्दोजहद करते दिखाई दी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। वहीं दिल्ली की यह सियासत पड़ोसी राज्य हरियाणा तक पहुंच गई और ये विवाद कब्रिस्तान और शमशान तक पहुंच गया। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है। सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को कराइए। ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए। वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगी। एक दिन पहले ही दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। आज जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज फ्लैग स्टाफ रोड वाले मुख्यमंत्री बंगले पर पहुंचे और मीडिया को अंदर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसके अंदर जाने से रोक दिया तो पुलिस से तनातनी शुरू हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री आवास तक गए और वहां भी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया। का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहां पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहां तो प्रधानमंत्री जी हैं। आप घर में घुसना क्यों चाहते थे? आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे, क्योंकि पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया। मुख्यमंत्री का बंगला दिल्ली चुनाव में मुद्दा तो बन गया है, पर यह जंग सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी इस बहाने आप पर हमलावर है।
ये घर देना और निकालने का काम अगर किसी के पास है तो दिल्ली की जनता के पास है, और ये टेम्परेरी घर है, परमानेंट घर नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अलग अलग आवासों में रहे। टेम्परेरी आवास में 33 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं, 33 करोड़ रुपया, और वो भी कब? जब बीच कोरोना महामारी में 2020 में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आप 33 करोड़ रुपया टेम्परेरी आवास पर खर्च कर रहे थे। वो पैसा अरविंद केजरीवाल, अतिशी मरलीना तुम्हारा नहीं था, वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था। ये करदाताओं का दिल्ली का पैसा, दिल्ली के हक दिल्ली पर लगना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी ऐशो आराम पर फूका है। जवाब मांगेगी दिल्ली। जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के चलते मुख्यमंत्री को उनके आवास से बेदखल किया गया, तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मुख्यमंत्री आतिशी के मौजूदा आवास मथुरा रोड पहुंच गए। एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसको 3 महीने में 2 बार अलॉट नहीं किया गया, बार-बार। कब से रह रही है यहाँ पर आतिशी मारलेना? कब से रह रही है? शीला दीक्षित ने यहाँ तो सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? दरअसल फ्लैग स्टाफ रोड के इस बंगले को केजरीवाल के खाली करने के बाद इसे मुख्यमंत्री आतिशी को अलॉट किया गया था, लेकिन आतिशी के यहाँ नहीं रहने की वजह से मंगलवार को पीडब्ल्यूडी ने इस बंगले का आवंटन रद्द कर दिया और बंगले की चाबी ले ली। ऐसे में इस बंगले को लेकर घमासान शुरू हो गया है और बीजेपी ने बंगले को लेकर आप के हंगामे को नाटक करार दिया है। दिल्ली में बंगले पर चल रही सियासत में हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास का विवाद आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। इस पर आपकी ओर से और तीखा जवाब आया। ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने कोई नया निवास तो बनाया नहीं है, सारे प्रधानमंत्री वहीं रहे हैं। नया तो इन्होंने बनाया, दिखाई तो नई चीज जाती है। हम तो चाह रहे हैं कि राजमहल को खोद के उसको भी शमशान बना दो, तो शमशान बनाने में तो उस्ताद हैं। मोदी जी कहते हैं हाँ, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा। तो जब वो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्रगाह बनेगा, तो वहां शमशान बन जाए कम से कम। हम लोगों के घर में कोई मृत्यु हो, अंतिम संस्कार करें वहां जाके। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को झटका देने की भी कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ में बड़ी सेंधमारी की है। आज अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई बड़े पदाधिकारी आप में शामिल हो गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अपने नए विंग सनातन सेवा समिति की भी घोषणा की है, जबकि इससे पहले केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि के तौर पर 18,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। कुल मिलाकर केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी की सियासत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज तक पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 51 अंक फिसल कर 78,148 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 19 अंक लुढ़का, ये गिरकर 23,689 पर पहुंच गया। बैंक, ऑटो और हेल्थ केयर समेत कई सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 300 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 80,000 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 500 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 92,500 रुपए पर पहुंच गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 13 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 87 पैसे हो गई।
जापानी कार कंपनी होंडा कार्स ने 0 सीरीज की 2 कारों का प्रोटोटाइप ग्लोबली पेश किया। कंपनी ने इसे अमेरिका में चल रहे CES 2025 में पेश किया। वर्ल्ड प्रीमियर के दौरान कंपनी ने पहली बार इन कारों की झलक दिखाई। होंडा 0 सीरीज के तहत पेश की गई दोनों कारों का डिजाइन भी काफी खास रखा गया है। इनमें से एक कार को सैलून और दूसरे को SUV की तरह लाया गया है। ये कारें सबसे पहले 2026 में नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च की जाएंगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जनता को फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी की। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के रवैये को लेकर यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैये पर निराशा जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी पेंशन देने के लिए नहीं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पैसा है जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वे आर्थिक संकट का बहाना बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने इस टिप्पणी के दौरान महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में की गई घोषणाओं का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो पार्टियां लाडली बहना जैसी योजनाएं लागू करने के वादे करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली चुनाव में भी कोई पार्टी फ्रीबीज के नाम पर 2100 रुपए तो कोई 2500 रुपए देने की बात कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की तरफ से 2015 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हो रही। इस याचिका में जिला अदालत के जजों के पेंशन और वेतन में सुधार की मांग की गई है। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम में वित्तीय दबाव को ध्यान में रखा है। साथ ही उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला कई वर्षों से लंबित है और अगर सरकार कोई नया नोटिफिकेशन जारी करती है तो वो कोर्ट को सूचित कर सकती है। साफ है कि आजकल चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए सियासी दल फ्रीबीज का जमकर सहारा ले रहे हैं, लेकिन जब सरकार में आकर यही पार्टियां कर्मचारियों के वेतन भत्ते समय पर नहीं देगी तो इस पर सवाल उठने लाजमी है। इस मुद्दे पर आम लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। खट्टापन है लेकिन तीखा नहीं है। लेकिन कौन सी पार्टी मिर्ची लगाने वाली है ये बता दो। मिर्ची की बात कर रहे थे हम। मिर्ची इस बार कांग्रेस लगाएगी सबको। कांग्रेस मिर्ची लगाने वाली सबको लगाएगी पूरी तरह। कांग्रेस के टाइम पे कभी ऐसा नहीं होता था कि फ्री की रेवड़ियां, कभी नहीं होता था। अब एक के देखा देखी शुरू हो गए हैं, ये भी शुरू हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस ही मिर्ची लगाएगी। कांग्रेस ही मिर्ची लगाएगी। लेकिन मैं अगर आपसे जानूं कि 2100, 2500 बीजेपी का भी इस तरीके से कुछ वो है नहीं, लेकिन बाकी दो पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि वाकई में ये चीजें क्या जरूरतें पूरी करता है ये इतना पैसा कि उनका खर्चा निकल जाए, या फिर ये वाकई में जरूरी है ये पैसे देना? ये दिल्ली गवर्नमेंट लोगों को बिगाड़ रही है। इस तरीके के काम होने ही नहीं चाहिए। यदि आप जनता को पैसे दे करके मूर्ख बनाते हो, आप पैसे दे रहे हो तो जाहिर सी बात वोट के लिए मांग रहे हो, खरीद रहे हो आप। अगर आप उसमें 2100 रुपए दे करके एक औरत को आप खरीद लेते हो तो खरीदी हुई वोट तो आपको ही वर्क करेगी। तो मेरा मानना है कि ये पैसे ना दे करके उनके काम के लिए बात करें, पेंशन के लिए बात करें, आप रोजगार के लिए बात करें और मुद्दों पे बात करें जो काम यहाँ के होने हैं उस पे बात करें। और ये सब दे करके आप एक क्या मैसेज देना चाहते हो देश के अंदर? एक ऐसा मैसेज को गंभीरता से लिया जाए, यही हर कोई जो है यहाँ चाहता है। यहाँ पे तो इनकी थाली खत्म भी हो गई, लेकिन हमारी चर्चा, चुनावी चर्चा अभी जो है वो खत्म नहीं हुई है। आप मुझे बताइए, कोर्ट की इस तरीके की टिप्पणी आना ठीक चुनाव से पहले कि फ्री बीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में सही था कि ये मुद्दा उठाया कि जजों को देने के लिए सैलरी नहीं है, पेंशन नहीं है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां देने के लिए पैसे, तो ये मुद्दा उठना वाकई में सही था? देखो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बात सच है। अब जिस तरह से ये लोग पैसे बांट रहे हैं, ठीक है, वही पैसा तुम सैलरी में दो ना। आप पैसे क्यों बांट रहे हो भैया? वो भी तो वर्कर्स हैं, वो भी तो हमारे देश के ग्रोइंग में भागीदारी दे रहे हैं, तो आप उनको ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप ये क्यों बोल रहे हो भैया ये पैसे ले लो, ये बांट लो, ये बांट लो? इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप सैलरी पे ध्यान दो, पेंशन पे ध्यान दो, ठीक है। जो हमारे बुजुर्ग काम करते हैं उनको पेंशन दो। इन सब पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये लोग? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज इतनी इफेक्टिव है इन आवर सोसाइटी, बिकॉज अगर हम वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विमेन्स में एंड फ्रीबीज में, तो वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमारी सोसाइटी में उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
राइट एंड अगर जिन लोगों के लिए ये चीज शुरू की गई है, आई थिंक उन लोगों से ज्यादा ये चीज है कि उसके ऊपर उनका जो उनका क्या पॉइंट है वो चीज लेनी चाहिए। बिकॉज आप अपने एंड से शुरू कर रहे हो बट आप उन लोगों से नहीं पूछ रहे हो कि हाँ उन्हें क्या लग रहा है, उनका क्या पॉइंट है, उनके ऊपर ये चीज किस तरीके से अफेक्ट कर रही है उनकी लाइफ में। तो आई डोंट थिंक सो कि इट डजंट मैटर कि हाँ लाइफ के प्रैक्टिकली ये क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है सोसाइटी में। चुनावी चाल चलन है, इससे कुछ नहीं होता। फ्री में अगर देने से कुछ हो रहा होता तो इंडियन इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। हर पार्टी के पास एक ऑप्शन होता है, पैसे की कमी इंडिया में है नहीं। फ्री में पैसा बांटना हो उससे कुछ नहीं हो सकता। तो ये मुफ्त की रेवड़ियां मतलब, और कहा भी ये भी बहुत है कि जब भी सैलरी पेंशन की बात होती है तो हमेशा आर्थिक संकट का हवाला दिया जाता है। तो आपको लगता है कि एक्चुअल में आर्थिक संकटों से गुजर रहे होते हैं या फिर बस बहाने? ये सब बहाने, इन सब चीजों से जो मेन इश्यूज हैं वो सब सॉल्व नहीं हो सकते। बट सब चुनावी चाल चलन है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। फ्री में पैसे बांटना, टिकट्स फ्री कर देना, फ्री बिजली बांटना, बट स्थिति वही की वही है। लेकिन अगर गरीबों को कुछ मदद मिले इस चीज से तो ये होनी चाहिए, फ्री बीस मुफ्त की चीजें होनी चाहिए। नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए आप, फ्री में पैसा बांटने से कुछ नहीं होगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।